नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2026 की जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी क्रम में हम लोग जो है लेक्चर की शुरुआत कर देंगे, जिसमें जो आपकी बहुत सारी बुक जो भी इम्पोर्टेंट है सारे के सारे कवर किए जाएंगे। जैसे आपका यूथ का हो गया, घटना चक्र का हो गया, अंकित भाटी सर की हो गया। और आज का जो स्पेशल है वह आदित्य रंजन सर की बुक है, जो आज से स्टार्ट होना शुरू हो रही है। हम लोग इसका जो है पूरा डिटेल देखेंगे, जो है थ्योरी सेक्शन भी देखेंगे, एमसीक्यू सेक्शन भी कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में साथ बने रहिएगा और पूरा आपको जो है बुक यहाँ पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जितनी भी कवर होंगी बुक सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिए और बेल आइकन जो है प्रेस कर लिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आदित्य रंजन सर की इस बुक का। इसमें जो है भारतीय इतिहास से शुरुआत करेंगे, जो कि आपका पहला लेक्चर होगा भारतीय इतिहास। धीरे धीरे सारा का सारा कवर हो जाएगा। आज हम जो है इसका थियरी सेक्शन कवर करने जा रहे हैं। शुरुआत है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, इसको देखेंगे। दिया गया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देश में किसने किया था? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगरीय सभ्यता या कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। इसकी खुदाई जो है कब हुई थी? 1921 में थी। किसके जो है निर्देशन में? दयाराम साहनी के निर्देशन में हुई थी। इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जैसा आप लोग जानते हैं, जो है नगरीय सभ्यता थी। रेडियो कार्बन पद्धति C14 पर आधारित हड़प्पा सभ्यता का जो है कार्यकाल या कार्यक्रम 2300 लेके 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। अपनी अवस्थिति के कारण यह सभ्यता त्रिभुजाकार में विस्तृत है। यह भी इंपॉर्टेंट है। किस कैसा आकार है इसका? त्रिभुजाकार है। जो उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में कोंडोर और दक्षिण में जो है दायमाबाद तक फैला हुआ है। यह इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है, तो यह जो से स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं या आप इसको याद करते हैं। जो है उत्तर में आपका आपके मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के, नदी भी पूछा जाता है। दक्षिण में आपका महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवार नदी के किनारे, और पश्चिम में सुतकांडेडोर जो है बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, में पड़ता है और दास्क नदी के किनारे है। और पूर्व में जो है आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो भी स्थल मिले हैं उनकी खुदाई किसने किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 में इसकी खुदाई जो है दयाराम साहनी ने किया था। और यह पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है और रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान में फैला हुआ, तो वहां पर स्थित है। दूसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो, जो कि 1922 में इसकी खुदाई हुई थी। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। यह भी आपका पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है और यह जो है आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तीसरे नंबर पर चंदोड़ो आता है, जो कि 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। किसने किया था? एनजी मजुमदार ने किया था और यह जो है पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फिर देखते हैं कालीबंगा। 1953 में इसकी खुदाई हुई थी। कहाँ पर यह जो है किसने किया था? अमलानंद घोष ने की अध्यक्षता में हुई थी। और यह है जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे यह स्थित है। आगे देखते हैं राखी गढ़ी की बात करते हैं। 1969 में इसकी खोज हुई थी। सूरभान रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी और यह हरियाणा के हिसार में है, घग्गर नदी के किनारे। फिर बनवाली की बात करते हैं। 1973 में इसकी खुदाई हुई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था और जो है फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है और रंगोई नदी के किनारे स्थित है। फिर देखते हैं धौलावीरा। 1990 से लेकर 91 के बीच हुआ था और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। तो बनवाली धौलावीरा दोनों की खुदाई जो है इनकी अध्यक्षता में हुई थी और कच्छ गुजरात क्षेत्र में यह स्थित है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल जो हैं उनसे कुछ जो है चीजें प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। फैक्ट सीधे तौर पे पूछा जाता है यहाँ से। जैसे लोथल से को जो है लघु हड़प्पा कहा जाता है या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। गोदीवाड़ा जो है फारस की मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई। कालीबंगा की बात करते हैं, जिसका अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है। यहाँ से जुते हुए खेल के प्रमाण मिले हैं। ऊंट की अस्थियां भी यहीं से मिली हैं। फिर देखते हैं बनवाली को। बनवाली जो कि संदो सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां दल जल निकास प्रणाली का अभाव है, यानी
यहाँ पे नालियाँ नहीं पाई गई हैं, यानी जल का किस तरह से निकासी हो, उसके बारे में वर्णन नहीं मिलता है। धौलावीरा की बात करते हैं तो यह उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, यानी सबसे अच्छा जल प्रबंधन प्रणाली यहीं पर था, धौलावीरा में। कृत्रिम जलाशय भी यहाँ मिले हैं, खेल के स्टेडियम भी मिले हैं और साइन बोर्ड भी मिले हैं। चंदोड़ों को देखते हैं, यह एक औद्योगिक नगर था। जूकर जाकर संगीत के अवशेष यहीं से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाना मिले हैं। पीतल की इक्का गाड़ी यहीं से मिली है चंदूहड़ों से। एक मोहर पर बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी यहीं से मिले हैं। राखीगढ़ी की अगर बात करते हैं तो यह राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका जो है नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, यानी जो है बहुत अच्छा नगर नियोजन था और जल निकासी के लिए जो है उत्तम प्रकार की नालियां बनाई गई थी। आगे देखते हैं, नगर चाल पद्धति पर आधारित थे। मुख्य सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते थे, यानी 90 डिग्री पे सड़कें हुआ करते थे, एकदम सीधे इस तरह से काटते हुए। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं तथा जौ था। गेहूं और जौ, जौ जो कि यौ के नाम से जाना जाता था, करते थे। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है, यानी कपास उगाने हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबे में टिन मिलाकर कांस्य तैयार किया जाता था, यानी जो है कांसा बनाया जाता था, इसी के नाम पर जो है कांस्य युगीन सभ्यता बनी हुई है। इस सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी लोहे का ज्ञान जो है लगभग उत्तर वैदिक काल में हुआ था, उससे पहले जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। अब देखते हैं वैदिक काल, देखते हैं वैदिक काल जो कि ग्रामीण सभ्यता, देखिए उससे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह जो है नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद जो है वैदिक काल जो आया ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, वेदों से जानकारी मिलने के कारण इस संस्कृत को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर सन की बात किया जाए तो ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा से पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है, और यहीं उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। पहले वर्णन किया गया है ऋग्वैदिक काल के बारे में। इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद, यानी ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद बना था, बाकी के वेद जो है उत्तर वैदिक काल में बने हैं। ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन थे, यानी ऋग्वैदिक काल में लोग पशुपालन करते थे। आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदियां दिया गया है। इनका जो है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम पूछा जाता है। सतलज नदी जो है इस समय की वह शतुद्री के नाम से जानी जाती थी। चिनाब नदी जो है अस्किनी के नाम से जानी जाती थी, और गंडक नदी जो है सदानीरा के नाम से जानी जाती थी। यही सिंध नदी के नाम से जानी जाती थी। बितस्ता जो है झेलम इस समय जो है बितस्ता के नाम से जानी जाती थी। आगे देखते हैं, घग्गर नदी जो है यह खदसत्री के नाम से जानी जाती थी। गोमल जो है गोमती नदी के नाम से जानी जाती थी। काबुल जो है कुंभा नदी के नाम से जानी जाती है। काबुल एक नदी का नाम है जो कि कबेल कुंभा नाम से जानी जाती थी। कुर्रम नदी जो है कुर्मू के नाम से जानी जाती थी, और रावी जो है पुरुषड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। तो ज्यादातर जो है रावी घग्गर ये सब पूछी जाती है। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, अरण्यक तथा उपनिषदों की रचना इस काल में हुई, यानी सिर्फ ऋग्वेद ही जो है ऋग्वैदिक काल में बना था, बाकी के सारे वेद जो है यह उत्तर वैदिक काल में ही बने थे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है, इस काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। समाज 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त हो गया था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में वृद्धि हुई, यानी धार्मिक अनुष्ठान जो है लोग ज्यादा करने लगे, और जातियां जो है कर्म के आधार पर न होकर के जो है जन्म के आधार पे होने लगी थी। धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो गई थी। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, यानी जो है पुरुष प्रधान होने लगा समाज, जो है स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी। इस काल में आश्रम व्यवस्था, कौन कौन, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की शुरुआत हो गई थी। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में 3 ऋण थे, कौन कौन, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, तथा 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अस्तित्व में आए।
तो जो है 3 प्रकार के ऋण कब बने थे? उत्तर वैदिक काल में। और 4 पुरुषार्थ की अगर बात किया जाए तो ये भी जो है उत्तर वैदिक काल में ही बने थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। आगे देखते हैं, विवाह 8 प्रकार के होते थे। गृह सूत्रों में संस्कारों की संख्या 16 बची है, यानी विवाह 8 प्रकार के होते थे और संस्कार है 16 प्रकार के वर्णन किया गया है। यहाँ से जो है उत्तर वैदिक काल भी समाप्त होता है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। संस्थापक यहाँ दिया गया है, यहाँ गौतम बुद्ध। इसके बारे में जो भी दिया गया है यहाँ पर जो है देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और इनके कुल का नाम जो है शाक्य, यानी शाक्य कुल के है जो है थे। माता पिता पालन पोषण देख लेते हैं। इनके माता का नाम महामाया था और पिताजी का नाम शुद्धोधन था। इनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मौसी थी। ध्यान रखिएगा, माता का नाम महामाया था लेकिन इनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने ही किया था। इनका विवाह जो है बाल विवाह हुआ था, 6 वर्ष की आयु में ही हो गया था। पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था और इनका पुत्र था एक जिसका नाम राहुल था। ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा और पुत्र राहुल। गृह त्याग जिनके जो है इन्होंने किया था, इसको जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। या जो है 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। मृत्यु इनकी जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो कि 483 ईसा पूर्व में हो गया था कुशीनारा में, जो कि इस समय कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यह जो है कुशीनारा था, ठीक है ना, वहीं इनका मृत्यु हुआ गया था, जिसको जो है परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यहीं ज्ञान प्राप्ति की बात किया जाए तो जो है बोध गया में उनको हुआ था। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया बिहार में। प्रथम उपदेश, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, जिसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर दिया था? सारनाथ के ऋषि पत्तनम में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करें तो श्रीवस्ती में दिया था, सर्वाधिक श्रीवस्ती में और सर्वप्रथम सारनाथ में। दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सर्वाधिक देखिए स्त्र के सर्वाधिक में स्त्र जैसा जो है आ रहा है उच्चारण, तो श्रीवस्ती, और प्रथम की बात किया जाए तो सारनाथ। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनारा में दिया था, उन्होंने वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अगर बात किया जाए तो ये भी पूछा जाता है। तो त्रिरत्न जो है बुद्ध धम्म संघ है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार देखा जाए तो 4 आर्य सत्य थे। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो है जातक कथाएं जो है कही जाती है, यानी इनके पूर्व जन्म के बारे में पूरा वर्णन किया गया है जातक कथाओं में। इन्होंने जो है अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, सर्वाधिक उपदेश जो है पाली भाषा में दिए। पाली के साहित्य जो है इनके 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन इसी को ही जो है त्रिपिटक कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। और त्रिपिटक देखिए यूपी त्रिपक्षी में यह प्रश्न पूछा गया कि किस पिटक में क्या चीजें हैं। तो सुत्त पिटक में जो है बौद्ध के सिद्धांत दिए गए हैं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम दिए गए हैं और अभिधम्म पिटक में धर्म की धार्मिक विवेचना की गई है। यही पूछा गया था विनय पिटक के बारे में कि बौद्ध के धर्म के नियम किस में दिए गए हैं, किस पिटक में? तो विनय पिटक में दिए गए हैं। आगे देखते हैं, बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति जो है सुभद्र था। सुभद्र को जिन्होंने इन्होंने अंतिम दीक्षा दी थी। इनके सबसे प्रिय शिष्य जो है आनंद थे। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी, वही थी प्रजापति गौतमी। इन्हीं को जो है सर्वप्रथम शिक्षा दी थी। यहाँ से बौद्ध धर्म समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। देखिए सारे का सारा जो है एमसीक्यू भी आएगा और 2025 तक जो भी प्रश्न में आया है, यानी पेपर में आया है यूपी ट्रिपल के, सारा का सारा इसमें दिया गया था, उसे भी कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बीच में न छोड़िएगा, पूरा देखिएगा। देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में कुल अब तक जो है 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक इसके ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे और चौथे 24वें तीर्थंकर वास्तविक संस्थापक जिन्हें कहा जाता है, ये आपके महावीर स्वामी थे। तो यही जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान था, इनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 539 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका? कुंडग्राम वैशाली में। यह जो है
चात्रिक कुल के थे। जात्रिक या ज्ञात्रिक कुल दोनों कहा जाता है, पेपर में आता है, तो जात्रिक कुल के जो है थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, वही जो है महावीर स्वामी के जो है पिता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शना था। ध्यान रखिएगा दोनों को। पत्नी कौन थी? यशोदा थी और प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी। गृहत्याग इन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में कर दिया था और इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यानी जो है गृह त्याग के जो है 12 वर्षों बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई गई। महावीर स्वामी के उपदेश की भाषा जो है प्राकृतिक भाषा में, जो कि अर्धमागधी है, इसमें सर्वाधिक इसके उपदेश है। यही जैन धर्म के त्रिरत्न की अगर बात करते हैं तो जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है, यानी सम्यक आचरण भी कहा जाता है इसको। तो तीनों जो है इनके त्रिरत्न हैं। जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन? एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो है बिना वस्त्रों के रहते थे। श्वेतांबर के संस्थापक जो है स्थूल भद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु थे। दोनों पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। श्वेतांबर के संस्थापक जो है यानी इसके जो है किसकी अध्यक्षता में बना था, किसकी अगुवाई में? तो जो है स्थूल भद्र के। और दिगंबर जो है भद्रबाहु की जो है अध्यक्षता में बना था। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांतों की कुल संख्या 14 है, यानी 14 सिद्धांत इन्होंने दिया था। जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन 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 है? कल्पसूत्र है। यह इसके रचनाकार जो है भद्रबाहु हैं, जिन्होंने दिगंबर की स्थापना किया था। जैन धर्म के प्रथम अनुयायी जो है जमाली थे और जैन धर्म के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता जो है चंदना ने किया था। जैन संगतियों के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी जैन संगतियां हुई थी। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूल भद्र के जो अध्यक्षता में हुई थी और उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। द्वितीय जो है जैन संगति 512 से 513 ईसा पूर्व हुई थी बल्लभी गुजरात में, और देवधरगीड़ जो है और क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे, और श्रवसेन प्रथम यानी मैत्रक वंश के राजा थे, उस समय इनका जो है द्वितीय संगति हुई। अब जैन बौद्ध के बाद जो है महाजनपदों का धीरे धीरे उदय होने लगा था, यानी छोटे छोटे राज्य बनने लगे थे। यहाँ से भी प्रश्न कई बार आता है, तो इसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का है, जो कि और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र है, दोनों में मिलता है। पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। यहीं जैन धर्म के ग्रंथ की बात किया जाए तो भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। कई बार यह प्रश्न आया भी है। 16 महाजनपदों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और खासकर जो है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसको तो आप लोग इंपॉर्टेंट में रखिएगा, निश्चित रूप से आता है। एक तरफ जो है महाजनपद दिया गया, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिए गए, इसको देख लेते हैं। पहला देखते हैं अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी ग्रीविज थी, जो कि राजगृह है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी। यहीं वत्स महाजनपद की बात की जाए तो इसकी राजधानी कौशाम्बी है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो है विराटनगर थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की बात किया जाए तो यहाँ की राजधानी जो है हाटक थी। सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा थी। आगे देखते हैं। पांचाल की राजधानी अक्षत्र और काम्पिल्य थी। चेदी वंश की राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती थी। वज्र महाजनपद की राजधानी वैशाली विदेह था और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रीवस्ती थी। अब देखते हैं मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोतन थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी महिष्मती थी। अब देख लेते हैं मगध महाजनपद के बारे में, यहाँ से प्रश्न बार बार आता है। मगध महाजनपद जो कि सबसे जो है इंपॉर्टेंट उस समय महाजनपद था। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश था, जो कि 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का प्रथम शासक जो है बिंबिसार था, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व था।
बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ, जो कि 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इसके शासन में ही बुद्ध के महापरिनिर्वाण 8वें वर्ष राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी। यानी प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुए थे? अजातशत्रु के समय में हुई थी। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। उसके बाद जो है उदयन की बात आती है। उदयन जो कि 461 से 445 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु जो था उसका पुत्र था यह। इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने किया था। ठीक है ना, उदयन ने किया था। यह जो है अजातशत्रु का लड़का था। इस वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक था। इसका नाम जो है दर्शक भी आता है। इसके सेनापति शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, जो कि 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक जो है स्थापना चली थी। तो हर्यक वंश की स्थापना के बाद जो है शिशुनाग वंश आ जाता है। जो है इस वंश का शासक कालाशोक था, जो कि 394 से 366 ईसा पूर्व रहा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व आयोजित किया। अजातशत्रु के बाद जो है किस वंश का? शिशुनाग वंश का राजा कालाशोक था। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। इस वंश का अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। आगे देखते हैं। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश उसके बाद आ जाता है। 344 ईसा पूर्व की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था, जो कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद के बारे में जानते हैं, बहुत बड़ा शासक था घनानंद का। जो है उस समय चाणक्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या की थी और जो है अपने राजा बन गया था। तो यहाँ तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में जो है मौर्य वंश को लेकर आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में हमें बताइए कि जो है एमसीक्यू वाला भी साथ लेकर चला जाए, और किस राइटर की बुक आप लोग चाहते हैं उसको भी आप लोग बताइएगा, तो उसको भी कवर करवाना शुरू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।